नमस्कार। यूपीएससी ने फाइनली अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। किस प्रकार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और इसमें कितने सीट वगैरह है वो सभी जारी कर दिया आप लोगों के सामने। अपन इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डाउट जो आपके जितने भी डाउट हैं मैं कह सकता हूँ कि 100% इस वीडियो में आपके डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड बढ़ाकर 1.5x पर कर दो या फिर आप चाहो तो 2x पर भी सुन सकते हो। तो आप आराम से सुनो और मैं आराम से धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरे के पूरे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अपन इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे वो आप लोगों के सामने पहले रख देता हूँ। सीटें कितनी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में अपन देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे, ओटीआर कैसे भरे ये भी देखेंगे, क्या ओटीआर में बदलाव किया जा सकता है ये भी अपन देखेंगे, क्या आवेदन में बदलाव किया जा सकता है ये भी देखेंगे। फिर एक ये नया है, आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी या नहीं होगी शायद, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है। इसके बारे में अपन देखेंगे कि ये क्या है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में अपन देखेंगे कि इसकी कैटेगरी वाइज किस प्रकार फॉर्म फिल करने हैं और कौन कौन से जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने हैं वो किस प्रकार बनाने हैं और कैसे अप्लाई करने। फोटोग्राफ के बारे में अपन देखेंगे। फिर प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर के बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का सेंटर भी अपन को भरना पड़ेगा तो उसको भी अपन देखेंगे। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, इसमें एज वगैरह आरक्षण वगैरह अपन ये देखेंगे। कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं ये भी देखेंगे। कैटेगरीज वाइज अपन देखेंगे कि कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर अटेम्प्ट कब गिना जाएगा, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मूर्ख भी बनाया जाता है कि ऐसे यदि आप फॉर्म फिल कर दे तो अटेम्प्ट गिना जाएगा या ऐसा है। वो मैं आप लोगों के सामने संपूर्ण रख दूंगा कि कब आपका फॉर्म जो अटेम्प्ट है वो गिना जाएगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो में इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। फिर कौन आवेदन नहीं कर सकता है ये भी देखेंगे और कौन आवेदन कर सकता है ये भी देखेंगे। फॉर्म की फीस भी देखेंगे, एग्जाम के पैटर्न को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और फिर पिछले वर्षों की कट ऑफ भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए अपन शुरुआत में ये देख लेते हैं कि कुल कितनी सीटें हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो इसको अपन देख लेते हैं। यह आपके सामने रही टोटल सीट 979 सीटें हैं। बहुत अच्छी सीटें हैं, सफिशिएंट सीटें हैं, हर साल इतनी आती हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, बिल्कुल अच्छा मौका है आपके सामने। 979 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अपन देखेंगे तो 11 फरवरी है। 11 फरवरी शाम 6 बजे तक आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 11 फरवरी है तो आप बहुत जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में ऐसा ना हो कि बहुत सारी झंझट हो, तो इससे अच्छा है कि आप अभी से फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ से अपन ने अप्लाई करने की तिथि तो देख ली। अब अपन देखेंगे कि कैसे अपन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे पता है कि सर्वप्रथम आपको ओटीआर करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, ओटीआर करना पड़ेगा। और ध्यान रखना ओटीआर को आप एक बार ही चेंज कर सकते हो, दोबारा आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको पूरा का पूरा मैं जो एक मैं फॉर्म भरूंगा, पूरा का पूरा फॉर्म वो किस प्रकार मैं भरता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको भरना है पूरा का पूरा फॉर्म, वो आपको बताएंगे। उसी के साथ ओटीआर भी किस प्रकार आपको करना है वो पूरा का पूरा एक वीडियो सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से देख कर एनालिसिस कर पाओगे ताकि आपको कोई गलती नहीं हो। क्योंकि गलती होने के बाद आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट होगा और चांस भी बहुत कम है कि आपका नाम वगैरह चेंज हो फिर। तो इसलिए कोई गलती नहीं करनी है, आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखना है अप्लाई के लिए। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसके बाद अपन देख लेते हैं और कौन कौन सी जानकारी है अपन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यह आ गया है कि क्या ओटीआर में बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ओटीआर पंजीकरण के बाद केवल एक बार बदलाव करने की अनुमति है। ध्यान रखना एक बार आप बदलाव कर सकते हो, उसके बाद आप बदलाव नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसा फॉर्म भरो कि दूसरी बार आपको बदलाव ही ना करना पड़े, अच्छी तरीके से आपको भरना है। इसके बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दी जाएगी। आगे अपन देखते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्या आवेदन में बदलाव किया जा सकता है। ध्यान रखना आवेदन में बदलाव किया जा सकता है। तो इसके बारे में क्या दे रखा है, और जो प्रीलिम्स परीक्षा है के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
कि अगले 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर आप इसमें बदलाव कर सकते हो। 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको इजाज़त दी जाएगी बदलाव करने की, लेकिन आपको ऐसा फॉर्म भरना है कि बदलाव करने की ज़रूरत ना पड़े। ध्यान रखना, अच्छी तरीके से आपको बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से भरना है, फिर फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल, यदि आप में फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें आप बदलाव कर सकते हो। फिर यहाँ से अपन दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट ये क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को शायद पता हो, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ये क्या है कि जैसे ही आपकी परीक्षा हो जाती है, कि आपकी प्रीलिम्स हो जाती है, उसके बाद के लिए ये, जैसे आपकी प्रीलिम्स 25 तारीख है, 25 मई को आपकी प्रीलिम्स है, उसके बाद आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो यूपीएससी है उन्होंने गलत दे दिया है, या कोई ऑप्शन गलत दे दिया है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, तो आप 7 दिनों के भीतर भीतर आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। आपके लिए डेट भी दे रखी है 26 मई से 1 जून के भीतर भीतर। तो आप यदि आपके एग्ज़ाम में आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत आया है, या फिर कोई क्वेश्चन में आपको सुधार की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम के बाद की बात है, तो इसे भी आप देख सकते हो। फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। देखिए, ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको कैसा फ़ोटो आपको इसमें चढ़ाना है कि अपलोड करना है। तो देखिए, फ़ोटो 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। फ़ोटो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक पेज लेके अपन, कि कैसा आपको फ़ोटो रखना है। यहाँ से अपन देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये समझो कि ये पूरा का पूरा पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो है। अब यहाँ पर आपको इतनी लाइन में अपने अपना नाम लिखना है ऊपर, समझो आपका ऊपर नाम लिख दिया, यहाँ डेट आपने लिख दी, समझो कि 12 जनवरी 2024 आपने लिख दी, जो भी लिख दी, ठीक है। और ऊपर आपका फ़ोटो भी कैसा होना चाहिए कि आपका मुँह, मतलब जो थोबड़ा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मतलब 3/4 आपका मुंह दिखना चाहिए उसमें, बाकी का शरीर ना दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुंह दिखना चाहिए। और ऐसा ऐसा फ़ोटो, और फ़ोटो भी ऐसा होना चाहिए कि जैसा आपने समझो कि क्लीन सेव कर के रखी, तो ऐसी की ऐसी आपको एग्ज़ाम देने जाओ, तब आपका चेहरा ऐसा ही होना चाहिए। देखो, ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आप ऐसा करके जाओ, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्ज़ाम से में इधर उधर आपको ना बिठाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप अपना पूरा फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज, नीचे आपका नाम, फिर नीचे डेट, जिस दिन फ़ोटो खींचा है, 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, 10 दिन बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपके तारीख भी लिखी हुई है कि आपको कितने मतलब कि तारीख भी लिखनी है नीचे, में पेन दूसरा ले, तारीख भी लिखनी, उम्मीदवार का नाम भी लिखना है, और 3/4 भाग होना चाहिए आपके चेहरे का, ध्यान रखना। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपका चेहरा उसके जैसा दिखना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ तो देखो स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए, थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब जो मूंछें वगैरह, चश्मे वगैरह, वो भी ऐसी होनी चाहिए जैसी आपने फ़ोटो में रखी। मूंछें भी ऐसी होनी चाहिए, दाढ़ी भी ऐसी होनी चाहिए, ध्यान रखना, इंटरव्यू तक। लेकिन उन्होंने ऐसा दे रखा है ताकि उनको भी सहजता हो, ताकि कोई आधार वेरिफिकेशन वगैरह करवाया, आपका चेहरा देख के फटाफट पहचान ले, इसलिए कह रखा है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई किसी के असामाजिक कोई कार्य हो जाए, मतलब जिसमें आपका मतलब समझो नेचुरल कुछ हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ऐसा रखना कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ़ोटो के लिए आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो ऐसा ही फ़ोटो अपलोड करना आपको। फिर यहाँ से अपन फ़ोटो के बाद अपन देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के कितने सेंटर है। देखिए, 80 सेंटर है, आप ध्यान रखना, 80 सेंटर है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए 24। मेंस का अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन प्रीलिम्स के एक एक सेंटर को अपन देख लेते हैं। आप जिस जगह भी भरवाना चाहो, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपके पूरे के पूरे सेंटर दे रखे हैं। यहाँ से अपन देखिए तो सभी राज्यों में बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं, महाराष्ट्र वगैरह में तो 3 4 4 5 5 दे रखे हैं। तो आप अच्छी तरीके से अपना अपना जो सेंटर आप लेना चाहो वो देख सकते हो, और उसी के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। और अभी देखो क्या होगा, जैसे आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें आपको मेंस का भी सेंटर भरना होगा, ध्यान रखना। ये जो आपके सामने मैं मेंस के सेंटर दे रहा हूँ, ये भी आपको भरना होगा, ध्यान रखिए। देखिए, ये 24 सेंटर है मेंस के। यहाँ से अपन देखेंगे तो जो मुख्य मुख्य, क्योंकि मेंस में इतने ही बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये सेंटर हैं सारे। तो अभी से आपको मेंस का सेंटर भी डिसाइड करना है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी प्रीलिम्स पास हो रही है या नहीं हो रही है, फिर भी आपको भी मेंस का फॉर्म में मेंस का सेंटर भी भरना होगा। तो ये आपके सामने दो मैंने दे रखा है, ये इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो सेंटर वाइज। यहाँ पर अपन ने सेंटर की बात कर ली, अपन आगे देखेंगे
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज है, और काउंटिंग कैसे की जाएगी ये देखेंगे। देखिए थोड़ा सा अपन देख लेते हैं यहाँ से कि जैसे जनरल का कोई कैंडिडेट है, जैसे अपन लिख देते हैं कोई जनरल का है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, जनरल वो उसकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल। फिर EWS 21 साल और 32 साल। फिर OBC 21 साल और 35 साल। फिर SC/ST उनके भी 21 साल और 37 साल। तो ये रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का रेशियो, एज ऐसी होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती, मतलब एक दिन कम होगी तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अभी अपन देख लेते हैं, एक थोड़ा सा आपको मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे जनरल है या फिर EWS है, यहाँ पर एस कर देते हैं, ये EWS है, ठीक है। इनमें से जो 2 अगस्त 1993 के बाद 1 अगस्त और 2004 से पहले, मतलब कि इनके बीच में यदि किसी व्यक्ति का जन्म जैसे 2 अगस्त को हुआ है, 2 अगस्त 2004 को हुआ है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा जनरल कैटेगरी से, ध्यान रखना, जनरल और EWS। या फिर इससे पहले जैसे 2 अगस्त से पहले हुआ है तो वो भी नहीं होगा। तो इसके बीच में जो है वो हो जाएंगे एलिजिबल इस जनरल कैटेगरी के अनुसार। फिर अपन यहाँ से देखेंगे तो OBC के लिए, OBC में जो 2 अगस्त 90 के बाद और 1 अगस्त 2004 से पहले, मतलब कि किसी व्यक्ति का 2 अगस्त 2004 को जन्म हुआ है, वो भी एलिजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से ध्यान रखना। या फिर 2 अगस्त मतलब कि उसका समझो कि 1 अगस्त को हुआ है तो भी वो नहीं होगा एलिजिबल, ध्यान रखना। इसी प्रकार आप देखेंगे बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ रहता है, बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन आप इस प्रकार अपन देख सकते हो। फिर SC/ST कैटेगरी में अपन देखेंगे तो 2 अगस्त 1988 के बाद और फिर 1 अगस्त, ये तो सब में 1 अगस्त रहेगा, 1 अगस्त 2004 रहेगा, ध्यान रखना। और आगे वाले आप एज देख सकते हो, ये रहेगी अलग अलग तरीके से। फिर ये जो PWBD है इनकी भी अलग, जो अलग तरीके से विकलांग वगैरह है उनके लिए भी ये रहेगी। तो ये रहेगा एज का, आपके सामने इंफॉर्मेशन मैंने एज की दे दी, तो आप इस प्रकार अपनी एज के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। फिर इसके बाद अपन देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन, मतलब कि आपके पास एजुकेशन में क्या होना चाहिए। तो ओनली फॉर ग्रेजुएशन, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास ग्रेजुएट आप नहीं हो, फिर भी यदि आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि सितंबर तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो सितंबर तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, तब तक आ जाता है तो आपको इसको आप आराम से दे सकते हो और पास करके आगे के एग्ज़ाम दे सकते हो, मेंस वगैरह। तो ये रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अपन ने एजुकेशन के बारे में देख लिया। अब अपन देखेंगे कि अपन कितनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देख लेते हैं जनरल के लिए। जनरल और EWS इनके लिए 6 अटैम्प्ट है, मतलब कि वो 6 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं जब तक उनकी एज लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद अपन देखेंगे OBC तो 9 हो जाता है। फिर PWBD मतलब जो भी विकलांग वगैरह है वो भी 9 बार दे सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे या तो SC/ST, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि जब तक इनकी एज लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो दे सकते हैं, मतलब 21 से 37 तक, मतलब कि 17 बार के आसपास वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो आपको सब जानकारी होगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। अब आगे ये इम्पोर्टेंट है, देखो बहुत सारे तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं होगा कि अटेम्प्ट कब गिना जाता है। तो अटेम्प्ट यदि आप फॉर्म भरते हो, समझो कि आपने UPSC का फॉर्म भर दिया और आपने प्रीलिम्स के जो 2 पेपर होते हैं, जैसे आप प्रीलिम्स दोगे उसमें 2 पेपर होंगे, यदि दोनों में से आपने एक भी नहीं दिया है तो आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। ध्यान रखना, आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा, फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाता है। यदि आपने समझो 2 में से एक भी पेपर दे दिया तो आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी आपने एक पेपर दे दिया तो आपका एक अटेम्प्ट गिना जाएगा। और समझो कि आपने फॉर्म भी भर दिया है, आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह सब आ चुके हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम देने ही नहीं गए तो कोई आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉर्म भरने से गिना जाएगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर कह देते हो आपको कि आप फॉर्म भरते हो तो कोई आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा, यदि आप एग्ज़ाम देते हो तभी आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। फिर अगला सवाल आ जाएगा कि कौन आवेदन नहीं कर सकता, ध्यान रखना, कौन आवेदन नहीं कर सकता। देखिए जो पहले से IAS बन गए हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, और दूसरे जो IFS है
वो भी इसके लिए वापस आवेदन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो आईएएस बन चुके हैं वो दोबारा इसके आवेदन नहीं कर सकते। और फिर अपन कौन नहीं कर सकता है, तो अपन देख सकते 21 साल से कम उम्र, चाहे एक दिन भी कम है तो भी आप इसका आवेदन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और आप जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं, ध्यान रखना। एज लिमिट भी आप देख सकते हो, बाकी सभी कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे तो फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी। बिल्कुल सरल फॉर्म की फ़ीस अपन देखेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस भी साथ में अपन गिन लो, और जो ओबीसी है इनके लिए 100 रुपये है। और ये भी 100 रुपये भी जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष हैं पुरुषों को ही 100 रुपये देने हैं। जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एक भी रुपया नहीं देना, उनके लिए सबके लिए फ्री है, वुमेन्स के लिए। और एससी एसटी के लिए भी फ्री है, ध्यान रखना। तो एससी एसटी वुमेन किसी को एक रुपया नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी और जनरल और ओबीसी वाले जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके सामने दिख जाएगी। फिर इसके बाद अपन देखते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न है। चलिए इस एग्ज़ाम के पैटर्न को अपन अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार कब कब एग्ज़ाम भी कैसे होगी, आपको कैसे देनी है, वो भी अपन 2-3-4 मिनट में अपन देख लेते हैं। देखिए आपकी एग्ज़ाम होगी, इसे अपन कहते हैं प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है अपन उसे कहते हैं जीएस का पेपर, सेकेंड पेपर रहता है उसे कहते हैं सीसेट का पेपर। 2 पेपर होते हैं, जनरल मतलब जनरल स्टडी, और ये सीसेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो इसमें अपन थोड़ा सा सीसेट के बारे में देख लेते हैं कि सीसेट में कैसे प्रश्न आएंगे। इसमें देखो 80 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न हो जाएंगे इसमें, 80% नहीं, 80 प्रश्न हो जाएंगे, मतलब 80 प्रश्न हो जाएंगे। और ये भी 200 मार्क्स का होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, क्वालिफाई करना है मतलब कि आपको 66 नंबर लाने हैं, मतलब 66 के आसपास नंबर लाने हैं, 200 में से 66 नंबर लाने हैं। यदि इतने आप नंबर ले आओगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। और फिर मेरिट इसकी बनेगी, ध्यान रखना, आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसकी बनेगी, इसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन सिर्फ ये क्वालिफाई पहले से आपको बता दिया है कि आपको 66 नंबर मतलब 33% के आसपास आपको नंबर लाने हैं। यदि आपके 27 प्रश्न एक्यूरेट सही होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर पाते हो। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना, 1/3 वो नेगेटिव मार्किंग है, वही इसमें मार्किंग है। अब थोड़ा सा देख लेते कि सीसेट में आता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में दे रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा नहीं बता सकता छोटे से वीडियो में, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें आता क्या है। देखिए इसमें अपन सर्वप्रथम देखेंगे तो मैथ भी आती है, फिर अपन देखेंगे तो रीजनिंग भी आती है, और फिर अपन देखेंगे आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये आ जाएगी मतलब सी सेट में कम्प्लीटली। अब आप मैथ देख के घबराना मत, अभी तैयारी करोगे तो आपको पता होगा मैथ लेवल कोई इतना भयंकर लेवल नहीं है इसमें। रीजनिंग बहुत अच्छी कर देते हो और आरसी आप अच्छा कर लेते हो, तो इसके बेस्ट पर आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो मतलब सी सेट के बारे में अपन अलग से जो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे सी सेट के बारे में पूर्ण जानकारी, वो है। बाकी अपन अभी एक बार देख लेते हैं, सी सेट के बाद में आपके सामने आ जाएगा जीएस का पेपर। देखिए जीएस के पेपर में तो सब कुछ आएगा ही, जो आप यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे हो सब का सब, जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी, सब का सब आ जाएगा इसमें। ये होगा मतलब 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का होगा, ध्यान रखना। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, आप पास होंगे या फेल होंगे, इसी के आधार पर होगा, ध्यान रखना। तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से करना है, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। और इसी के साथ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखो आपकी जब एग्ज़ाम होगी तो पहला पेपर होगा आपका जीएस का, ध्यान रखना, पहला पेपर आपका जीएस का होगा, दूसरा पेपर होगा सीसेट का। और इनके बीच में आपको आई थिंक 1-2 घंटे का समय भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो आप आराम से इसे आराम से करने की कोशिश कीजिएगा, फिर सीसेट को आप अच्छी तरीके से हल करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ये तो अपन ने बताया एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए यहाँ पर अपन ने बहुत सारे टॉपिकों पर बात कर ली, अब एक बार देख लेते कि अपना कौन सा टॉपिक बाकी रह गया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ फीस पर भी बात हुई, पिछले वर्षों की कट ऑफ के बारे में। चलिए अपन एक बार देख लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या रही थी। अनुमानित मैं आपको कट ऑफ यहाँ से लिख कर डायरेक्ट बता देता हूँ कि कब कब कितनी कट ऑफ रही है। देखिए अभी जो 2024 का तो अभी कट ऑफ का अपन नहीं कह सकते पूर्ण रूप से, लेकिन जो 2023 में जब मैंने दी थी एग्ज़ाम तब जनरल की कट ऑफ 75 रही थी, 75.41।
मतलब कि कट ऑफ देखो उस समय सबसे लोएस्ट, मतलब कि सबसे मतलब कह सकते बहुत भयंकर पेपर आया था हमारे समय में था, लेकिन बहुत भयंकर पेपर था क्योंकि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया था। उस समय इतनी कट ऑफ रही थी। उससे पहले 2022 में अपन कट ऑफ देखें तो 88 रही थी, 88, और फिर अपन 21 में देखेंगे तो 87 के आसपास रही थी, और फिर 20 में अपन देखेंगे तो 92 के आसपास चली गई थी। और इसके बाद अपन थोड़ा सा देखेंगे तो 2019 में 98 रही थी। तो अभी आपको क्या करना है पता है कि आपको 100 के आसपास नंबर लाने की कोशिश करना है, 100 से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। यदि आप 100 के आसपास नंबर ला रहे हो तो आराम से पास हो रहे हो, ध्यान रखना। लेकिन कोशिश रखना कि आप 100 से ज़्यादा ही नंबर लाओ। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 75 समझो रही थी उस समय, तो उस समय तो पेपर बहुत भयंकर था, हो सकता है अब की बार 100 के आसपास में कट ऑफ रही। तो आप इसे कोशिश करना कि 100 के आसपास नंबर लाओ और आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। चलिए, अपन ने बहुत सारे मुख्य मुख्य टॉपिकों पर बहुत सारी बातें कर ली। अब अपन वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया था। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल पर जुड़े रहे और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। हम इस चैनल पर पर्टिकुलर रूप से आरएस की पूरी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप चाहो तो इसका भी लाभ उठा सकते हो। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो और तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप पूछ सकते हो। और कोई भी सवाल हो तो आप कहीं से भी समझो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।